लोग हिंदुस्तान से जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और वहाँ डिग्री करते हैं, फिर वहीं प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप वहाँ से सारी डिग्रियाँ लेके और एक बहुत बढ़िया कैरियर छोड़ के आप हिंदुस्तान आए। हमारे जो इंडियन एडवोकेट्स हैं वो इंडिया में अच्छा कर सकते हैं। इंडिया में जो करियर एडवोकेट्स का है वहाँ पे नहीं है। आप जिसके कारण जाने जा रहे हैं इन दिनों हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो है पीएमएलए एक्ट। जी, एंड ऑफ द डे लॉ इज़ अ लॉ। आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आप कितना भी अटैच रहे या वो व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है उसकी क्या रीजंस है उसमें उसको प्रोसिक्यूट करने की, वो सब बातें अलग है, लेकिन लॉ इज़ अ लॉ। अखिलेश जी ने पीएमएलए एक्ट पर यह किताब भी लिखी है, 2 वॉल्यूम में, काफ़ी पतली किताब लिखी है। जी जी। तो ये जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका जो अप्रोच है, अरेस्ट फर्स्ट, investigate later. How you see to this approach? How legal it is? How normal it is? Or is it an exception to the law? अब PCI रजिस्टर करने के बाद सेक्शन 19 में ईडी को पूरे पावर्स हैं कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें आपने देखा होगा, जजमेंट्स में पढ़े होंगे कि लोग गए थे सेक्शन 50 का स्टेटमेंट देने के लिए और उनको वहीं अरेस्ट कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट रोज ही कहता है कि बेल इज ए राइट एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। ये सब जजमेंट पीएमएलए से ही आए। पीएमएलए के जब केसेस बढ़ने लगे और देश भर में ये होने लगा कि इसका मिसयूज हो रहा है, तभी ये सारी चीजें डेफिनेशंस पहले थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन ये हाईलाइट तभी ज्यादा हो गए। अखिलेश जी, वेलकम टू 4C Supreme Law podcast, where we decode India's most complex legal frameworks. I'm Dr. Ajay Kumar Pandey, and today we are going to talk about your life, your career, and especially your specialization, and which is a very crucial and sensitive issue, the Money Laundering Act, the PMLA Act. दर्शकों, अखिलेश जी ने पीएमएलए एक्ट पर यह किताब भी लिखी है। ये आप ही की किताब है अखिलेश, 2 वॉल्यूम में, काफ़ी पतली किताब लिखी है। जी जी। तो ये किताब की फॉरवर्ड जो है वो जस्टिस BR गवई साहब लिखे हैं, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हमारे चीफ जस्टिस भी रहे, और जस्टिस MS कार्निक साहब ने इसकी इंट्रोडक्शन लिखी है, जो जज बॉम्बे हाई कोर्ट रहे। और ये 2 वॉल्यूम में ये किताब आई जी। तो सबसे पहले ये भारत पब्लिकेशंस के द्वारा ये छापी गई। तो हम पीएमएलए पे, आपकी किताब पे, आपकी जर्नी पे सारी बातें आज के इस एपिसोड में करना चाहेंगे, और पुनः मैं एक बार आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा या जाना समझा, तो यू वेर एडमिटेड एज ए सॉलिसिटर टू इंग्लैंड एंड वेल्स सुप्रीम कोर्ट, and now you are practicing in Mumbai High Court. Yes. So it's a very rare combination. I don't think it's very rare combination because nowadays it has become a fashion of a sort to obtain solicitor's degree because it gives you opportunities to have such a degree. So it's not rare, but people are going for it. नहीं, बट जनरली तो लोग हिंदुस्तान से जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और वहाँ डिग्री करते हैं, फिर वहीं प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप वहाँ से सारी डिग्रियाँ लेके और एक बहुत बढ़िया कैरियर छोड़ के आप हिंदुस्तान आए। मेरा व्यू थोड़ा इसमें डिफरेंट है कि इंडिया में जो करियर एडवोकेट्स का है वहाँ पे नहीं है। हमारे जो इंडियन एडवोकेट्स हैं वो इंडिया में अच्छा कर सकते हैं। वेरी गुड। तो जैसा कि यूँ तो आपने बहुत सारे केसेस पे काम किया और वाइट कॉलर क्राइम्स पे आप काम करते हैं, लेकिन जो आप जिसके कारण जाने जा रहे हैं इन दिनों हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो है पीएमएलए एक्ट। जी। तो ये जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका जो अप्रोच है, अरेस्ट फर्स्ट, इन्वेस्टिगेट लेटर, तो how you see to this approach, how legal it is, how normal it is, or is it an exception to the law? It is not an exception to the law. In fact, if you see wordings of section 19 of PMLA, it gives
power to the ED officer that if he has material in his possession and reason to believe that a particular person has committed that offense, then he has every right to, he has every power to arrest that man. So it's legal in that sense. So it cannot be said that what ED officers are doing, arresting someone before, in Investigation. technical sense, if you say before investigation or even before FIR is lodged, as far as PMLA is concerned, investigation is instigated by lodging an ECIR, and the court as well as the law does not define ECIR, but the court says that ECIR is an internal document. This has come in many judgments कि ECIR जो होता है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है ईडी का, वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है. जैसे ही ECIR रजिस्टर होता है उनका इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है. अब ECIR रजिस्टर करने के बाद सेक्शन 19 में ईडी को पूरे पावर्स हैं कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है. तो टेक्निकल सेंस में PMLA का इन्वेस्टिगेशन ECIR रजिस्टर होने से चालू होता है, और CRPC या जो BNSS है उसमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और लॉजिंग ऑफ द FIR इन्वेस्टिगेशन चालू होता है. इसलिए लोगों की एक धारणा है कि ECIR हुआ, FIR हुआ नहीं तो आप पहले ही कैसे अरेस्ट कर रहे हैं. बट ये लीगल है सेक्शन 19 के हिसाब से कि मटेरियल इन पोजीशन है, रीजन टू बिलीव है, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं उसको. नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, और आगे हम इन विषयों पे एक एक शब्द जो आपने कहा, रीजन टू बिलीव एंड FIR और ECIR इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, तो रीजन टू बिलीव पे भी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं यस. कि अब ये मेरा विशफुल थिंकिंग भी हो सकता है, बट व्हाट इज रीजन टू बिलीव, हाउ सॉलिड इट शुड बी, व्हाट द ग्राउंड शुड बी, वो और हम सब उस पर बात करेंगे. लेकिन जो एक कैरेक्टर है PMLA का, shifted from a regularity attachment law to stringent penal statutes, कम से कम पिछले एक डिकेड में बना तो था कि ये रेगुलेटरी अटैचमेंट है कि भाई कोई अपराध हुआ है तो प्रॉपर्टी खुर्द ना हो तो इसको अटैच कर लो. अब ये तो एक बहुत स्ट्रिंजेंट पिनल स्टैचू की तरफ लास्ट डिकेड में ये उभर के सामने आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, PMLA जो एक्ट आया था, ये PMLA इनफैक्ट FATF रेगुलेशन से आया था. इनिशियली ये ड्रग मनी और टेररिज्म से रिलेटेड जो भी फंड्स होते हैं उनको अटैच करने के लिए आया हुआ था. उसके बाद PMLA में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए 2012, 18, 19, और 19 का जो अमेंडमेंट था बहुत रेडिकल था. उसमें PMLA का जो ऑफेंस का स्कोप है सेक्शन 3 में कि ऑफेंस क्या हो सकता है PMLA में, उसको बहुत वाइड कर दिया गया. इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो गया. ये आपकी बात सही है कि स्ट्रिंजेंट हुआ है, लेकिन उसको स्ट्रिंजेंट करना कहीं ना कहीं जरूरी था, इसलिए 2019 में ये अमेंडमेंट लाया गया उसको स्ट्रिंजेंट करने के लिए. 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जब विजय मदन लाल चौधरी का जजमेंट आया, और विजय मदन लाल चौधरी के जजमेंट में जब ये आर्ग्यूमेंट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो बहुत सारे इश्यूज पे वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुए जिसमें सेक्शन 3, 4, 5, 8, इनफैक्ट सेक्शन 19, 45, जितने भी आपके क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे ईडी से रिलेटेड कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये बहुत स्ट्रिक्ट पीनल है, सारी चीज़ें कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट हुई. और आर्ग्यूमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर एक सेक्शन को कंफर्म किया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो कहते हैं हम कंफर्म करते हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कंफर्म किया. तो जैसे ही वो कंफर्म हुआ तो ये सारे अमेंडमेंट जो हैं 2019 तक के, वो सारे अमेंडमेंट कंफर्म हो गए. और कंफर्म होने के बाद डेफिनेटली ये थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, बट देखने जाए तो फाइनेंशियल क्राइम्स में थोड़ी ज़रूरत है स्ट्रिंजेंसी की. चलिए वहीं से आगे बढ़ाते हैं कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, तो अपने लंबे कैरियर में आपने इंडिया के बहुत सारे फेमस PMLA केसेस हैंडल किए. मैं जानता हूं कि आप कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं, तो आप नाम मत बताइए, लेकिन अपने इस एक्सपीरियंस में जब आप इन केसेस को कंडक्ट कर रहे थे, तो व्हाट वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग व्हिच यू हैव डिस्कवर्ड अबाउट ED's इन्वेस्टिगेशन, और वो ऐसा कि जिसको पब्लिक को आज भी पब्लिक हैज नो आइडिया अबाउट इट, बट यू एज एन एडवोकेट, यू एज एन PMLA एक्सपर्ट फेल्ट कि नहीं भाई ये तो
शॉकिंग। ऐसा तो ना इंटेंट में है, ना ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, लेकिन ना ये लॉ का इंटेंट था, ना स्टैच्यू का इंटेंट था, ना ये डिजायरेबल था जो हुआ या जो हो रहा। देखिए सेक्शन 50 मेरे ख्याल से जो पब्लिक को ईडी में, पहले मैं इस पे आता हूँ कि पीएमएलए में जब किसी से कोई भी एविडेंस कलेक्ट करना होता है, जैसे सीआरपीसी में समन्स इशू होते हैं 161 में, यहाँ पे सेक्शन 50 में पीएमएलए में समन्स इशू होते हैं। जब सेक्शन 50 का समन्स आता है किसी को भी, तो उसको नहीं बताया जाता कि आप एक्यूज्ड हैं या विटनेस है। आप जाते हैं वहाँ पे, आप पूरे पेपर्स लेके जाते हैं कि सरकार ने बुलाया है, गवर्नमेंट के ऑफिसर ने बुलाया, मुझे सारे पेपर्स लेके वहाँ जाने हैं। आप जाते हैं वहाँ पे, समझिए आप 11 बजे सुबह पहुँचे ईडी के ऑफिस में सारे पेपर्स लेके। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना चालू हो गया। क्वेश्चन पूछना चालू हो गया, आप दोपहर तक, शाम तक आप जवाब दे रहे हैं। अचानक ईडी ऑफिसर बोलता है, और ये है शॉकिंग इनफैक्ट, और इस पे जजमेंट अब 2024-25 में इस पे जजमेंट्स आए हैं। शाम तक ईडी ऑफिसर कहते हैं कि आप जो आंसर दे रहे हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस है और आप इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे, और शाम को, रात को अरेस्ट कर लेते हैं उनको। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें आपने देखा होगा, जजमेंट्स में पढ़े होंगे कि लोग गए थे सेक्शन 50 का स्टेटमेंट देने के लिए और उनको वहीं अरेस्ट कर लिया गया। तो जो पब्लिक को नहीं पता है कि वो सीधे जाते हैं अपना समन्स के रिस्पॉन्स में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने, उनको अरेस्ट का डर कभी नहीं रहता है। पहले नहीं रहता था, अब तो बहुत है। अब तो ईडी का सम्मन आ जाता तो लोग डर जाते हैं कि अब तो कुछ ना कुछ हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग थिंग है। दूसरी चीज़ है इन्वेस्टिगेशन को लेके, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर पंकज चौधरी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर अभी रिसेंटली कि हमने पीएमएलए में 96% कन्विक्शन रेट लिया Achieve कर है, लिया। 96% कन्विक्शन रेट है। बट एक शॉकिंग थिंग जो नहीं बताई जाती है, 96% जो कन्विक्शन रेट है वो कितने नंबर ऑफ केसेस में लिया गया है। देखिए ईसीआईआर खुली है 6000 से ज़्यादा, बट जो केसेस चले हैं, जो ये 96% है, वो होंगे 600, 600 भी नहीं, मैं कहता हूँ 60 में। उनके जो फिगर होंगे वो 60 के करीब है। वो 60 का 96% जोड़ रहे हैं, 6000 केसेस का 96% नहीं जोड़ रहे हैं। तो कन्विक्शन रेट को भी बढ़ा चढ़ा के बताना कि ये कन्विक्शन रेट है, इतना कन्विक्शन रेट आ रहा है, वो भी एक शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जिस हिसाब से चल रही है, बहुत सारे मामलों में अभी तक चार्जेस भी नहीं फ्रेम हुए हैं, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। कई मामलों में यहाँ तो सीआरपीसी की तरह चार्जशीट नहीं फाइल होती, आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि आप प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करते हैं, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस होता है। तो कई ऐसे मामले हैं जहाँ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के बाद वो एक्यूज्ड अंदर बैठा हुआ है, जैसे ही वो बेल एप्लीकेशन डालता है, सामने से आता है कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो अभी बेल नहीं दे सकते। तो ये नेवर एंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, कई मामले ऐसे हैं। तो ये कहना कि 96% कन्विक्शन इन पीएमएलए केसेस इज रॉन्ग एंड दिस इज शॉकिंग। इन्वेस्टिगेशन वैसा नहीं हो रहा है जैसा बताया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही बात कही और सटीक बात कही। रादर ये हमेशा विपक्ष का एक आरोप रहता था कि आप केस तो दर्ज करते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल 96% जिसकी बात आप कर रहे हैं कि कन्विक्शन रेट क्या है, तो ये मुझे जहाँ तक याद है कि इसके पहले जो भी स्टेटमेंट सरकार के उसी संसद में आए हुए हैं जहाँ पे कन्विक्शन रेट 1% की बात होती थी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब मेरे सामने से भी ये डाटा गुजरा अभी कि 96% कन्विक्शन रेट, तो आई वाज आल्सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। अब आपने उसकी परत दर परत खोली तो नहीं, ये सही में शॉकिंग है कि आप 96% कन्विक्शन रेट बताते हैं, बट ये नहीं बताते हैं कि ईसीआईआर 6000 रजिस्टर हुआ है, जी, जबकि जो 96% का कन्विक्शन रेट बता रहे हैं वो 60 केसेस का बता रहे हैं। जी। तो ये एक शॉकिंग चीज है। यस, ये एक कंसर्न भी है यस। और मेरे समझ से इस पे चर्चा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना लेना चाहिए, चाहिए। क्योंकि ये इंटेंट तो था नहीं लॉ का, ना आज भी है। जब ये लॉ बनाया गया, जब फ्रेम हुआ, तो इंटेंट तो लॉ के पीछे जो भी है कि आपने एक ताली बजाने के लिए 96% या विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए या जनता की आवाज़ को ये फिगर दे दिया, लेकिन ये तो जिसको आंकड़ों की
मैं तो कहते हैं कलाबाजी या काला बाजारी है आंकड़ों की, ब्लैकमेलिंग ऑफ द डाटास। नहीं, जो आपने कहा मोस्ट शॉकिंग थिंग, तो यस, मोस्ट शॉकिंग थिंग। यस। खैर, अब जैसे आपकी हम जर्नी को देखते हैं तो आपने वाइट कॉलर्स क्राइम और मुंबई हाई कोर्ट के कई रिपोर्टेड केसेस में भी आपके जजमेंट्स रिपोर्ट हुए। सो कैन यू नेम और रिकॉल वन सच केस जिसने पीएमएलए लॉ को फंडामेंटली चेंज कर दिया? कोई ऐसा आपका रिपोर्टेड जजमेंट? ठीक है, हो सकता है कि वो केस आप जीते ना, you may have lost that case, but that was the biggest learning when it comes to law as an advocate, and especially when it comes to PMLL. You may not have won the case, but you got the biggest learning of your life. क्योंकि ऐसा हम वकीलों के साथ अक्सर होता है कि हम कहते हैं law is on my side, facts are also on my side, why I am not going to win this case? But जब जजमेंट आता है तो वो कुछ और ही होता है। पर ठीक है, बट सच एक्सपीरियंस गिव्स यू लर्निंग। तो ऐसा कोई केस, रिपोर्टेड जजमेंट आप रिकॉल कर पाए? देखिए, एक केस था मैंने किया था, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म थी, जो कॉर्पोरेट फर्म क्या करती थी कि राउंड ट्रिपिंग पैसा करके किसी दूसरे देश में ले जाती थी और वहाँ से वो और जगहों पे जाता था, फिर वहाँ से वापस इंडिया में आता था और उसको वो एफडीआई दिखाते थे। अब मेरे पास जब केस आया, तो मैं उस कॉर्पोरेट फर्म के लिए नहीं था, जबकि एक कंप्लेनेंट के लिए था। वो कंप्लेनेंट ने जाके कहीं पे केस किया था। उसके इश्यूज़, मतलब उसके इंटीग्रिटी पे भी बहुत डाउट उठाया गया कि भाई ये क्यों कंप्लेंट कर रहा है, इसका क्या लेना-देना है, इसने झूठा कंप्लेंट फाइल किया होगा, ये सारी चीज़ें हुई। बट मैंने देखा कि डिस्पाइट एवरीथिंग बीइंग देयर ऑन रिकॉर्ड, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे थी कि पैसे कैसे जाते हैं, कैसे दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पे उसको ब्रेक किया जाता है, फिर उसको तीसरे देश में भेजा जाता है, फिर वहाँ से वो एफडीआई बन के इंडिया में आता है और उसमें ज़्यादातर लोग अरेस्ट हुए थे बम्बई में। मुंबई ईडी ने बहुत सारे, इनफैक्ट बैंक ऑफिसर्स को, बैंक के डायरेक्टर्स को भी अरेस्ट किया था उसके अंदर। ऐसी चीज़ों में मैंने देखा कि कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट था, जो उसने एफआईआर की थी, उसने 156(3) जो सीआरपीसी में था उसके हिसाब से लिया था उसने। वो उसमें उसने एक एफिडेविट नहीं लगाया था, जो कि अब कंपलसरी है कि आप 156(3) फाइल करते हो तो एफिडेविट रहता है। मुझे उसके इंटेंशन का पता नहीं, उसने क्यों नहीं लगाया, किस इंटेंशन से उसने कंप्लेंट फाइल किया, जो भी है। कंप्लेंट फाइल हुई, ईसीआईआर खुला, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आई। क्वैशिंग फाइल हुई हाई कोर्ट में, कहते हुए कि ये कंप्लेंट झूठा है और उसमें 156(3) इन्होंने फाइल किया, ये नहीं कर सकते थे। अल्टीमेटली जब मैटर चला क्वैशिंग में, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया सिर्फ इस बेसिस पे कि उस पे उसने एफिडेविट नहीं लगाया था, इसलिए वो कंप्लेंट डिफेक्टिव है और वो कंप्लेंट डिफेक्टिव होने की वजह से एफआईआर क्वैश हो गया। एफआईआर क्वैश होने की वजह से विजय मदन लाल चौधरी का जो जजमेंट था उस समय मेरे ख्याल से आ चुका था विजय मदन लाल चौधरी का, कि अगर कंप्लेंट क्वैश हो जाती है, एफआईआर जो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है पीएमएलए क्वैश हो जाती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी क्वैश हो जाएगा। तो डिस्पाइट देयर बीइंग एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, किसने की, क्या क्या उसका मोडस ऑपरेंडी था, एफआईआर क्वैश होने की वजह से इतना बड़ा केस जो कि हजारों करोड़ में जा रहा था, क्वैश हो गया। तो इट वाज मोस्ट शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बट एंड ऑफ द डे लॉ इज अ लॉ, आप उसको बदल नहीं सकते। आप कितना भी अटैच रहे, या वो व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है उसकी क्या रीजंस है उसमें उसको प्रोसिक्यूट करने की, वो सब बातें अलग है, लेकिन लॉ इज अ लॉ। तब भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें होते हुए भी, सारे रिकॉर्ड्स होते हुए भी, पीपल गो स्कॉट फ्री। नहीं, बात तो आपने ठीक कही और शायद आपके इसी एक्सपीरियंस से अभी जो कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं कि भाई अगर प्रीडिकेट ऑफेंस स्टैंड नहीं करता है ऑन इट्स ओन तो भी पीएमएलए चलेगा। प्रीडिकेट ऑफेंस खत्म हो जाने के बावजूद प्रॉपर्टी अटैच्ड रहेगी। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट इज अगेन गोइंग टू टेक both the aspect into account and has to give its judgment, but high courts के different views, different judgment इस पे आ रहे हैं। और आपने तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया कि किस तरह से प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म होने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो गई।
मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी भी है इस इश्यू को डिसाइड करना। अभी तो विजय मदन लाल चौधरी का रिव्यू पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देगी तब देगी, वो तो अलग बात है। लेकिन ये भी अपने को सोचना है कि प्रेडिकेट ऑफेंस जो होता है, जिसके बेसिस पे ईसीआईआर होता है, वो कई तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। आप जाके कंप्लेनेंट को सेटल कर लीजिए। आप हज़ारों करोड़ रुपए की फ्रॉड में फँसे हुए हैं, कंप्लेनेंट कोई छोटा-सा आदमी है, वो तो किसी भी चीज़ से ख़त्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग करते हैं या नहीं करते हैं, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप समझिए कि कंप्लेंट को ख़त्म कीजिए, जैसे ही कंप्लेंट ख़त्म हुआ, आपका ईसीआईआर ख़त्म हो गया। तो कितना ईज़ी है एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति को मैनेज करना, एक। दूसरा, आपने देखा होगा जब ट्रायल चलते हैं, तो ट्रायल में हमेशा ये नहीं होता है कि दिस पर्सन इज़ इनोसेंट। समटाइम्स इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस वो एक्विट हो जाता है। उसने पता है आपको कि उसने ऑफेंस किया है, बट एविडेंस नहीं मिला। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आए हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, बट एविडेंस नहीं मिला, इसकी वजह से वो एक्विट हो गया है। उसके बावजूद ये जजमेंट जो विजय मदन लाल चौधरी में कि जैसे ही मेन प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म हो गया। ये चीजें कभी ना कभी इसको रिव्यू करना पड़ेगा। इसको कैसे करना है, क्या करना है, इसको कंफर्म करना है, ये तो अल्टीमेटली सभी आर्ग्यूमेंट करेंगे, अपने अपने केस लॉज लाएंगे, अपने अपने रीजनिंग लाएंगे। हम तो अपना पर्सनल ओपिनियन आज बात कर रहे हैं कि पर्सनली मुझे लगता है कि ये चीज़ों को देखना चाहिए कि प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म करने के कई तरीके होते हैं। तो उस चीज़ों को भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, ये आपने ये बात कही कि सेटल कर लिया और कंप्लेन खत्म हो गया हज़ारों करोड़ का, लेकिन एक दूसरा इसका पक्ष भी है कि भाई सपोज कीजिए मेरे ऊपर चार्ज है कि मैं ड्रग के धंधे में इन्वॉल्व हूँ या स्मगलिंग का पैसा है, तो दैट इज़ द प्रेडिकेट ऑफेंस। और अगर बैंक लूटा ही नहीं गया, अगर मैंने ड्रग का धंधा ही नहीं किया, ये प्रूव हो जाता है, तो कैसा पीएमएलए, कैसी मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी तो देखना है ना कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें यही यही डिस्टिंक्शन जो मैं कह रहा हूँ ना, कि जब ये रिव्यू होगा विजय मदन लाल चौधरी का जजमेंट, यही डिस्टिंक्शन अपने को लाना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को, कि प्रेडिकेट ऑफेंस जो है वो किस तरीके से खत्म हुआ। आप जो कह रहे हैं पूरे ट्रायल के बाद कि एविडेंस दिखाए गए, नहीं हुआ, ये सारी चीजें हो गई, बट ये विजय मदन लाल चौधरी कहीं नहीं कह रहा है। जजमेंट जो है वो कह रहा है कि अगर वो खत्म हो गया, समझिए किसी ने सेटल कर लिया जाके उसको, और ज्यादातर 420 के ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हो जाते हैं, छोटी मोटी केसेस तो कंपाउंडेबल हो जाते हैं, जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस में है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस। अगर कंपाउंड हो गया, और कंपाउंड क्यों होगा, कैसे होगा, वो तो रीजनिंग आप भी जानते हैं कितना इजी है सारी चीजों को करना। उसके बाद पीएमएलए के ऑफेंस को खत्म करना, वेदर दिस इज प्रूडेंट और नॉट, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, ये बहस तो जारी रहेगी। प्रेडिकेट ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग और विजय मदन लाल चौधरी और सुप्रीम कोर्ट का रोल्स इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। एक नई बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वहाँ से आई कि अब तो पीएमएलए तो छोड़िए, उन्होंने आम कानून में पुलिस से कहा है ऑल ओवर द कंट्री कि भैया पुलिस ऑफिसर को एक बार रुक के सोचना चाहिए, अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि जो भी केस रजिस्टर हुआ है, ये नहीं है कि लॉ क्या कहता है, कि लॉ में अरेस्ट का प्रोविजन है या नहीं है, वो तो कॉग्निजेबल है तो है, बट एज ए ऑफिसर अरेस्ट करने से पहले आप सोचें ज़रा, 100 बार सोचें, और अगर अरेस्ट नेसेसरी हो तभी करें, रूटीन वे में, मैकेनिकल वे में। जस्ट बिकॉज अरेस्ट बनता है आप अरेस्ट ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप जुडिशरी का उसके कारण काम बढ़ाते हैं। फिर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, रेगुलर बेल एप्लीकेशन, फिर मैजिस्ट्रेट बेल नहीं देता है, फिर हाई कोर्ट, और फिर मैजिस्ट्रेट बेल दे दे तो अरविंद केजरीवाल फिर उस पर आप कार्रवाई भी कर देते हैं। तो बड़े सारे कंट्राडिक्शन इस वक्त लॉ की दुनिया में चल रहे हैं, और ये चलते रहेंगे। आप शुभ तो नहीं है ये। लॉ हैज़ टू बी वेल डिफाइंड, एंड ऐसा ना हो कि वो स्टेट वाइज बदले। जब वो इंटेंट है कि एक बीएनएस है तो पूरे भारत के लिए है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के मतलब ओहदे से और वहाँ से अगर कुछ आ रहा है तो ग्राउंड जीरो पे तो यस, अनुपालन मुझे लगता है पुलिस ऑफिसर्स को भी और नीचे की लोडेड जुडिशरी को भी करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, वहाँ से हम बिल्कुल सही जा रहे हैं अपनी मंजिल पे, कि अब ये जो
हमारी टॉक जो है कुछ डीपर इंसाइट्स की तरफ लॉ की कानून पे और वो पीएमएलए से बियॉन्ड भी जा रही है कि बेल राइट टू बेल। सुप्रीम कोर्ट रोज ही कहता है कि बेल इज ए राइट एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। एक्चुअली ये जो मैं नहीं कहूँगा कि टॉप कहीं और जा रही है, ये सब जजमेंट पीएमएलए से ही आए। हाँ आर्टिकल 21 को इसमें लाना कि हम्म, बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन, तो वो सारी चीजें तो पीएमएलए के जब केसेस बढ़ने लगे और देश भर में ये होने लगा कि इसका मिसयूज हो रहा है, तभी ये सारी चीजें डेफिनेशंस पहले थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन ये हाईलाइट तभी ज्यादा हो गए। नहीं, हाईलाइट हुए तो उसमें मुझे एक घटना भी याद आ रही है कि दिल्ली की जब एक पीएमएलए अदालत में आप अपीयर हुए और एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट से जो उसमें बहस कर रहे थे वो लाए गए और उन्होंने छूटते ही कोर्ट में बोला कि बेल इज ए, आप कंप्लीट कर दें कि बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो मजिस्ट्रेट साहब ने फरमाया फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट से ही बेल ले लेना। वो क्यों होता है? लेट अस गिव दैट डिस्काउंट वहां पे जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन अफोर्ड टू से वॉट एवर दे वांट टू से, क्योंकि वो आर्टिकल 21 को बहुत स्ट्रिंजेंटली इन्फोर्स कर सकते हैं, उनके पास पावर्स है। मजिस्ट्रेट, सेशंस कोर्ट या लोअर कोर्ट जब होते हैं तो वो तो जो बुक में लिखा है, जो कानून में लिखा है, सेक्शन में लिखा है, उनको उसी वर्डिंग्स को फॉलो करना है, तो वो उसी वर्डिंग्स को फॉलो करता है। जी बिल्कुल। तो जैसे हम 2019 के अमेंडमेंट को देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो ऐसा लगता है कि इसने रीडिफाइन कर दिया इस लॉ को और एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस बना दिया। सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड प्रायर टू द अमेंडमेंट? पहले तो 2019 का जो अमेंडमेंट आया, पहले मैं इस पे कहना चाहूँगा कि इसने जो डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन 3 में, उसको एक्सपैंड किया। वो किसी और दिन की चर्चा के लिए रखते हैं। जहाँ तक कंटिन्यूइंग ऑफेंस की बात है, इसको रैदर देन ये कहना कि मैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस पे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये पब्लिक एग्जांपल है जजमेंट सेंस पे, तो मेरा नाम लेना कोई गलत नहीं होगा। हमारे महाराष्ट्र में एक मंत्री थे नवाब मलिक, उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस अंडरवर्ल्ड के साथ किए। ये एलिगेशन था जो जिसके ऊपर प्रेडिकेट ऑफेंस बना। ट्रांजैक्शन का पीरियड था अराउंड 2005 के पहले, 1999 से 2005 इफ आई एम करेक्ट, सब्जेक्ट टू करेक्शन। अब पीएमएलए आप जानते हैं कि 2002 में आया, इनैक्ट हुआ 2005 में। तो जब प्रेडिकेट ऑफेंस रजिस्टर हुआ नवाब मलिक के खिलाफ 2022 में, कि ये ट्रांजैक्शन हुए थे 1999 से 2005 के बीच में, तो वो पहुंचे हाई कोर्ट। ही फाइल्ड ए रिट पिटीशन अंडर हेबियस कॉर्पस, और उन्होंने वहाँ रिलीफ मांगने की कोशिश की कि भाई ये जब ऑफेंस आप कह रहे हैं मैंने किया है, ये दिस ट्रांजैक्शंस रिलेट टू समथिंग व्हेन पीएमएलए इटसेल्फ वाज नॉट इन फोर्स, in fact it was not enacted, so how an offense under money laundering is applicable on me? वो कहते हुए उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया, रिट पिटीशन लगाई हेबियस कॉर्पस में। रिट पिटीशन में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि एज लॉन्ग एज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यू आर होल्डिंग विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, टिल दैट टाइम यू आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस ये है कि जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जैसे वो ट्रिकल होता है ना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अपना भेष, रंग, रूप सारा बदलता हुआ घूमता रहता है, तो जैसे वो ट्रिकल होता है, अल्टीमेटली वो जिसके पास है और जब तक वो पोजीशन में है तब तक वो भले वो ट्रांजैक्शन पहले का हो, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा वो ट्रांजैक्शन पहले का हो, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। और ये जजमेंट एज फार एज आई नो इज अ गुड लॉ टिल डेट। रिसेंटली ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज, जो रिजेक्ट हो गई है, अब मैटर ट्रायल के लिए जा रहा है। तो इट्स अ गुड लॉ कि यू आर होल्डिंग विथ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देन इट्स अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। So even if the transaction has taken place prior to enactment of the PMLA, then also if you are holding the proceeds of crime, you are guilty of offense of money laundering. तो फिर तो उससे एक और सवाल निकल जाता है। वो सवाल ये हो जाता है कि फिर आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ड्यूरिंग द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टेज। देखिए अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद तो चीज़ें निकल के एविडेंस के साथ सामने आ गई। अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टेज है और डिपार्टमेंट या अथॉरिटी या प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कह रहा है। अब
मेरे बाप दादे की भी संपत्ति है, मेरी और भी राइटफुल सोर्स से भी अर्निंग हो सकती है या हुई है। आपने तो उसका एक पोर्शन मान लीजिए कि यू फाउंड समथिंग विच इज वन पोर्शन ऑफ मे बी 100 रुपए में से 10 रुपया हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग से आ गया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, 90% उससे आ गया। जी। और अब वो प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू इनिशियल पीरियड में कैसे डिसाइड होगा, क्या अटैच होगा, कितने दिन अटैच? देखिए, अगर आप डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देखेंगे तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का डेफिनेशन सेक्शन 21U ऑफ पीएमएलए में है। इसके 3 लिम्ब हैं। फर्स्ट लिम्ब जो मैं इससे पढ़ के बता सकता हूँ कि प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, एक पहला लिम्ब है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी डिराइव हुई है क्रिमिनल एक्टिविटी से तो वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। Or if the property is taken, third limb, if a property is taken or held outside the country, then the property equivalent in value held within the country or abroad. ये थर्ड जो प्रोपोजिशन है कि अगर आप कहीं बाहर लेके चले गए तो उसका जो इक्विवेलेंट पोर्शन आप इंडिया में होल्ड करते हैं उसको अटैच कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्राइबरी का केस है। अब ब्राइबरी के केस में क्या होता है कि किसी ने रिश्वत ली, कुछ समझिए 5 करोड़ रुपए की उसने रिश्वत ले ली। फिगर ज़्यादा हो गया हो तो उसको कम भी कर सकते नहीं, आजकल हैं। हाइपोथेटिकल की 5 करोड़ रुपए की रिश्वत उसने ले ली। 5 करोड़ की रिश्वत लेके उसने एक फ्लैट खरीदा दिल्ली में, और वो फ्लैट आज है। प्रेडिकेट ऑफेंस रजिस्टर हुआ, प्रेडिकेट ऑफेंस के ऊपर ECIR खुला, और ECIR खुलने के बाद वो फ्लैट एग्जिस्टेंस में है, तो 5 करोड़ रुपए का वो तो उसका फ्लैट अटैच हो जाएगा। क्योंकि ईडी इसको उसको एक फेजेस में देखती है ना। ईडी कैसे देखती है कि पहले वो आइडेंटिफाई करती है कि क्राइम हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। सेकंड, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का क्या हुआ, तो वो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी, इसको अटैच कर लो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे 5 करोड़ ब्राइबरी उन्होंने ली, लेकिन 5 करोड़ वो एक्चुअल है ही नहीं कहीं भी, मतलब उसने खर्चा कर दिया, डिसिपेटेड, उन्होंने कहीं और डाल दिया जो कि कहीं ट्रेस नहीं हो सकता। बट प्रेडिकेट ऑफेंस में है 5 करोड़ रुपया, दिख रहा है 5 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा कर दिया, तो प्रॉपर्टी कहीं है नहीं। तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को वो अटैच करते हैं कि आपके यहाँ से हम इसको अटैच नहीं कर पा रहे, लेकिन 5 करोड़ आपने लिए हैं तो इक्विवेलेंट वैल्यू के हिसाब से हम उसको अटैच करते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे उस तरीके से वो उसको अटैच करते हैं। उनका मेन एम ये है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अटैच करना। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आप किसी भी तरीके से खर्चा कीजिए, आप प्रॉपर्टी खरीदिए तो प्रॉपर्टी अगर टेंजिबल है तो टेंजिबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, टेंजिबल नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। प्रोसीड ऑफ क्राइम आपके पास आया है तो आपकी प्रॉपर्टी से वो निकालेंगे उस पैसे को। नहीं, चलिए, आपने एक हाइपोथेटिकल केस दिया, मैं आपको एक रियल केस सिनेरियो बताता हूँ, नाम नहीं बताता केस का। नक्सल गतिविधियों में बिहार में कोई सज्जन पकड़े तो नहीं गए, उनके खिलाफ कार्रवाई चली, PMLA का मुकदमा दर्ज हुआ। उनका दामाद विकलांग, दिल्ली में एक स्कूल में, विकलांग स्कूल में टीचर है। जब उसकी शादी हुई तो बिहार यूपी में ऐसा, दूसरी जगह भी ये परंपरा है कि जब बच्चा पाँव छूता है तो उसको पैसे वैसे मिलते हैं, और वैसे भी दूल्हे को पैसे मिलते हैं। तो रिलेटिव्स वगैरह आए थे, तो कुछ पैसे इकट्ठे हुए, तो 1 सवा लाख रुपए, कोई बड़ी रकम भी नहीं थी, 1 सवा लाख रुपए उसको इकट्ठे हुए, और वो वहाँ पे आता है दिल्ली वापस, और उस पैसे को बैंक में जमा कर देता है। अब ईडी जब मुकदमा उसके फादर इन लॉ के खिलाफ दर्ज करती है तो वो तो नहीं पकड़े जाते हैं। ईडी वहाँ से पहुँचती है सन इन लॉ के पास, इसको उठा के बंद कर देती है, और इसने उस 1 लाख रुपए से 10% कहीं बयाना देकर बाकी लोन लेके जो घर खरीदा था उसको अटैच कर लेती। ये केस बड़ा फेमस है। वो लड़का बरसों तक बांकीपुर जेल पटना में बंद रहता है, और पढ़ाई के दरमियान वो PhD करता है जेल में रहते हुए, और वो टॉप होता है, और फिर मर्सी ग्राउंड पे उसको बेल मिलती है, लेकिन केस आज भी चल रहा है। सो हाउ यू सी दिस? एज आई सेड, लॉ इज लॉ, जो लिखा है उसको फॉलो करते हैं। अगर कहीं पे दिख रहा है कि पैसा आया है तो उसको अटैच करेंगे। कभी कभी क्या होता है, वैसे एक चीज अगर आप देखेंगे तो PMLA में जो विजय मदन लाल चौधरी का जजमेंट था
उसमें एक चीज जो बार बार हर सेक्शन के अंदर आई है कि सेफ गार्ड्स अवेलेबल है। तो डेफिनेटली सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो इनोसेंट है या ऐसे लोग हैं, इनके लिए सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं पीएमएलए में। चलिए अब इसी से एक और लेते हैं। ये तो हो गई कि चलिए हम इन्वॉल्व थे, हमारे पास पैसा आया। अब वो मकान जो वो दामाद साहब का अटैच है, मुझे तो नहीं मालूम उन्होंने कैसे खरीदा, कहाँ खरीदा, और कल को वो बेचता है और मैं खरीद लेता। सो आई एम ए इनोसेंट परचेजर ऑफ ए प्रॉपर्टी, और बाद में दैट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइड एज ए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सो व्हाट इज द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू ए कॉमन सिटीजन, एन इनोसेंट परचेजर? मुझे क्या मालूम नवाब मलिक ने क्या किया है। वो मुंबई में एक घर बेच रहे हैं, मैंने खरीद लिया, बैंक से लोन लेके खरीदा, मेरे तो सारे। और जब खरीदने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब इतनी पुरानी केसेस दर्ज हो रहे हैं, तो भाई हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी भी अजय जी ये तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की तरह आइडेंटिफाई हो गई। तो व्हाट इज द प्रोटेक्शन फॉर मी एज ए कॉमन सिटीजन? देखिए सेक्शन 8 जो पहले अटैचमेंट चालू होता है सेक्शन 5 से होता है, जिसमें प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास होता है। उसके बाद उनके पास एक लिमिटेड पीरियड होता है कि आप इसको पीडी Confirm ऑफिसर के बाद आप कंफर्म कराइए सेक्शन 8 में जाके। सेक्शन 8 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास केस जाती है। सेक्शन 8 में जब केस जाती है तो वहाँ पे नोटिसेस इशू होते हैं। तो नोटिसेस जो इशू होते हैं वो सिर्फ उसी को नहीं होते हैं जो इस ऑफेंस में लिप्त है। जिसकी प्रॉपर्टी अटैच होती है, भले वो इनोसेंट परचेजर है, एक्यूज्ड है, सारे लोगों को होती है। इफ यू आर होल्डिंग प्रॉपर्टी एंड वो कल को जैसे आपने कहा कि वो अटैच हो गई है, तो डेफिनेटली आपके नाम पे है तो आपको नोटिस आएगी। आपको अपना पक्ष रखने का उसमें मौका मिलेगा। सेक्शन 8 और सेक्शन 8 सब क्लॉज 1, सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 बहुत क्लियर है इसके ऊपर कि उसमें आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। फिर सेक्शन 8 सब क्लॉज 8 भी कहता है कि आप इनोसेंट परचेजर हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच होगी, समझिए आप पार्टी नहीं है उसके अंदर, पूरे ऑफेंस में कहीं पार्टी नहीं बने और आप नहीं कर पाए, तो सेक्शन 8 में आप स्पेशल कोर्ट के सामने जाके वहां पे आप एप्लीकेशन करके स्पेशल कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि सी दिस इज द इशू, ये पैसा जो इस मकान को खरीदने में लगा है ये मेरा पैसा है, ये मेरा आईटीआर है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने इसको लेजिटिमेट तरीके से खरीदा हुआ है और जब मैंने इसको खरीदा हुआ है तो इसको अटैच नहीं कर सकता। और स्पेशल कोर्ट को ये पावर है कि वो सारी चीज़ों को देखे कि ये बोनाफाइड परचेजर है, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको रिलीज करने के पूरे पावर्स उनके पास है। वेरी गुड। तो इनोसेंट परचेजर इज एप्टली प्रोटेक्टेड अंडर पीएमएलए। चलिए, तो एक बहुत बड़ी दुश्चिंता या एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो आम जनता के बीच में है कि इफ़ यू आर इनोसेंट परचेजर आप अननेसेसरी मतलब इम्प्लीकेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर एम्पल प्रोविजंस इन द लॉ। और आप सारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त इस पॉडकास्ट को, अखिलेश दुबे जी, नॉन एक्सपर्ट ऑफ पीएमएलए लॉ, उनको उनके बिना से मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि आप आराम से खरीदिए, आप अपना सोर्स क्लीन रखिए, देयर इज़ नथिंग टू वरी। क्योंकि ये सवाल आया था मुझे जनता के बीच से कि साहब हमारी क्या गलती है। अब यहीं से एक सवाल और निकलता है कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल आपका अप्रोच चाहिए, प्रैक्टिशनर अप्रोच, एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ पीएमएलए लॉ, कि ये जो 45 है बेल वाला पार्ट पीएमएलए का, देखिए हमारी लॉ की तो बेसिक अवधारणा तो ये है कि अनलेस नॉट प्रूवन गिल्टी यू आर नॉन गिल्टी। बट यहाँ पे निगेटिव बर्डन ऑफ प्रूविंग हो जाता है, जैसे ही हम पीएमएलए में सेक्शन 45 में कहते हैं। और ये जो बर्डन है ये मेरे ऊपर आ जाता है कि मैं अपने को नॉन गिल्टी साबित करूं एट द बेल स्टेज ओनली। नहीं तो मुझे बेल भी नहीं मिलना है, मुझे बंद रहना है जब तक मतलब फैसला नहीं आ जाता है। इसको आप एज ए प्रैक्टिशनर अप्रोच से कैसे देखते हैं? देखिए जो बेल का कंडीशन है, ट्विन कंडीशन, ये कोई नया कंडीशन नहीं है जो पीएमएलए में पहली बार आ रहा है। अगर आप कंपनीज एक्ट में देखेंगे तो वहाँ भी है। एक महाराष्ट्र मकोका जो कानून हमारे महाराष्ट्र में होता है उसमें भी है। ट्विन कंडीशंस हमेशा से थे। ट्विन कंडीशंस जो होते हैं वो उसमें एक एक जो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको जज को जब ऑर्डर पास करते हैं स्पेशल कोर्ट में तो उनको दिखाना पड़ता है ऑर्डर पास करते हुए कि रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये अगर वो उस रीजनेबल ग्राउंड को दिखाता है तो उसके बाद वो बेल दे सकते हैं। ये कभी भी डिफिकल्ट नहीं था।
मकोका में भी बेल मिलती थी, इसके पहले कंपनीज एक्ट में भी बेल मिलती थी। मुझे ठीक से नाम नहीं याद है, रंजीत सिंह का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी होल्ड किया था कि जस्ट बिकॉज देर आर ट्विन कंडीशंस इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेल नहीं मिलेगी। अब जब आप प्रैक्टिशनर अप्रोच लेते हैं इसके अंदर, तो आपके ऊपर ऐसे ही नेगेटिव बर्डन नहीं आता। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेडिकेट ऑफेंस पे आप कहाँ से आप प्रेडिकेट ऑफेंस को अटैक कर सकते हैं कि प्रेडिकेट ऑफेंस में आपका जुर्म साबित नहीं होता है। इन चीज़ों को अगर ऑन द फेस ऑफ इट भी देख लीजिए तो नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, उसमें ECIR जो फाइल होता है, जब आप बेल लेने जाते हैं तो डेफिनेटली ECIR फाइल हो चुका होता है, ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हो चुका होता है, उसके बेसिस पे आप लड़ सकते हैं। फिर रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसको ED रिलाई अपॉन करती है स्पेशल कोर्ट के आगे, उसको आप अटैक कर सकते हैं। नेगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेल नहीं मिलेगा। आपका कहना सही हो सकता था, मैं कहूँगा 2021-22 तक या 23 तक लास्ट, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत तरीके से डील किया और उसको बहुत कहते हैं मेलो डाउन कर दिया उसको, कि बेल मिल सकती है, बेल मिलने में कहीं कोई इशू नहीं होता, खाली आपको दिखाना पड़ेगा कि ये आपके ग्राउंड्स क्या हैं बेल मिलने के लिए। ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें वो नहीं भी दिखा पाए या चीज़ों को उस ढंग से नहीं साबित कर पाए, फिर भी उनको बेल मिली है। Very good. So, how effectively the proviso provides safeguards, a special safeguard for the women, the sick, the infirm in the special PMLA code? Are there any proviso? Are they differentiated? There is a provision under section 45(1) of PMLA जहाँ वुमेन, सिक और इन्फर्म को ट्विन कंडीशंस से थोड़ा उनको मैंडेटरी नहीं होता है, जिसको बहुत लाइटली लिया जाता है। बट ये इशू में पहले कोर्ट के व्यू डिफरेंट थे, अब कोर्ट के व्यू डिफरेंट हो गए। पहले एक सोम्या चौरसिया का जजमेंट आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही था। सोम्या चौरसिया के जजमेंट में ये था कि अगर वुमेन पावरफुल है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है और एक कंपनी चला रही ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, तो उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। इसको हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्टिव व्यू जो उन्होंने दिया था। बाद में उसको करेक्टिव व्यू कह सकते हैं, जो जस्टिस गवई ने एक जजमेंट दिया था, के कविता वाला जजमेंट। के कविता में उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज ए वुमन इज एजुकेटेड, शी इज पावरफुल, शी इज एबल टू रन ए कंपनी, डज नॉट मीन दैट शी विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ प्रोवाइजो। तो प्रोवाइजो के जो चीजें हैं, प्रोवाइजो में बेल मिलना, स्पेशल कोर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, स्पेशल कोर्ट थोड़ी कॉशियस रहती है कि इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अल्टीमेटली स्पेशल कोर्ट के सारे ऑर्डर्स चैलेंज ही होते हैं, ईडी चैलेंज करेगी या एक्यूज चैलेंज करेंगे, तो बहुत कॉशियस होता है। बट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में ये बेल मिलना अब मुश्किल नहीं है कि कविता का जजमेंट गुड लॉ है और उस हिसाब से प्रोवाइजो के हिसाब से मिल रहा है। जहाँ तक बीमारी की बात है, अब बीमारी में क्या होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स तो अब आप जानते हैं कई तरीके से बनता है। वी शुड बी फेयर टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ऑल्सो, कि लोग बेल मेरिट पे नहीं ले पा रहे हैं तो बोलते हैं कि अब तो मैं बीमार हूँ और इस ढंग से मुझे बेल मिलनी चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, अभी रिसेंटली था, जिसमें एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इट्स नॉट अ पासपोर्ट फॉर गेटिंग ए बेल, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर रियली सिक और इन्फॉर्म, इट्स नॉट अ पासपोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली उसमें दे दिया, क्योंकि द पर्सन वाज सीनियर सिटीजन, ही वाज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन एलिमेंट्स, उसको बाद में दे दिया। तो बेल मिलना इजी है। ठीक है, अब हम आपकी बात को ही डिटो करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो ट्विन कंडीशन है 45 का, वो प्री 21 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट देता है, और आफ्टर 21 अगर हम बात करें, या 24 कहिए, 24 22 में तो विजय मदन लाल चौधरी आ आया, गया। तो विजय मदन लाल चौधरी के बाद भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट था। तो 24 के बाद आप कह रहे हैं स्थितियां बदली हैं। तो स्थितियां बदली हैं तो आर्टिकल 21 का इफेक्ट है, राइट टू लिबर्टी। बट एक्चुअल में हाउ मेनी क्लाइंट्स आर गेटिंग बेल इन पीएमएलए? अभी हमने बात करी 6000 केसेज रजिस्टर्ड हैं, पार्लियामेंट में दिखा दिया 86% कन्विक्शन रेट है, बट बेल का क्या रेट है? कि बेल के रेट को ऐसे ये करना तो ठीक नहीं होगा, बट ऐसा कोई मैटर नहीं होगा जहाँ पे बेल रिजेक्ट हुई होगी, क्योंकि एक आप प्रोविजन जानते हैं कि अगर इफ अ पर्सन हैज स्पेंट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम
कन्विक्शन ही 7 साल का है, मतलब इफ़ यू आर कन्विक्टेड अंडर पीएमएलए 7 साल का कन्विक्शन है, 3.5 साल आदमी रह चुका है, तो उसको उस ग्राउंड पे बेल मिल जाता है लॉन्ग इनकार्सरेशन पे। मनीष सिसोदिया का जो जजमेंट था, मनीष सिसोदिया के जजमेंट में उन्होंने 2-3 चीज़ें ली थी, लॉन्ग इनकार्सरेशन, फिर आर्टिकल 21, वो सारी चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। वो मैं कहूँगा उसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ मनीष सिसोदिया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ये फॉलो करना चालू कर दिया है कि लॉन्ग इनकार्सरेशन है, ट्रायल चालू होने वाला नहीं है अभी रिसेंट टाइम्स में, तो बेल दी जा सकती है। तो बेल के परसेंटेज के वाइज मत देखिए, आप मेरिट टू मेरिट देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिस्पाइट पर्सन बीइंग स्पेंडिंग नियरली 1 ईयर बिहाइंड द बार्स, उसके खिलाफ ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहां उनको बेल देना कोर्ट्स को भी लगता है, कॉन्शियस जो कहते हैं ना कि दी कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट इज शॉक्ड कि इनको बेल कैसे दिया जाए। तो परसेंटेज वाइज उसको ना देख के हम ऐसा देखें कि बेल मिलती है। आर्टिकल 21 is strictly enforced by the Supreme Court at present वेरी गुड। and even the high courts. तो आप मनीष सिसोदिया तक पहुंच ही गए। तो हमारी जो इस पार्ट का जो बॉम्ब है, उसको हमने अभी दबा के रखा था, उसको निकाल ही देते हैं कि जो एक कंटिन्यूअस टॉक है कि पीएमएलए एक पॉलिटिकल टूल में तब्दील हो चुका है, जैसा कि मनीष सिसोदिया तक हम लोग आ ही गए, खूब सुना हमने इसको। तो ये जो क्रिटिसिज्म है कि ये पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल वेंडाटा है, ये कितना फेयर है, कितना अनफेयर है टू ईडी? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने दोनों तरफ देखा है। आप ईडी को भी देखते हैं, आपने एज ए प्रैक्टिशनर क्लाइंट को भी रिप्रेजेंट किया है, तो आपका व्हाट इज योर ऑनेस्ट टेक ऑन दिस? इज इट रियली ए वेंडाटा, पॉलिटिकल वेंडाटा? इट इज अनफेयर टू ईडी और देयर आर ओमिशंस एंड कमीशंस? हम दोनों जगह देखते हैं। पहले आप देखिए कि जब बेल नहीं मिल रही थी पीएमएलए में, विजय मदन लाल चौधरी के बाद बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे डिबेट हो रहा था। कुछ सोसाइटीज़ जो सिटीजन सोसाइटीज़ हैं और इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स हैं, उन्होंने बहुत सारे आवाज़ उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो उन्होंने 3 चीज़ें बेसिकली जो मुझे याद है, एक सेलेक्टिव टारगेटिंग, उन्होंने कहा कि 95% जो एक्यूज्ड है पीएमएलए में जिनके खिलाफ केसेस हो, अपोजिशन के लीडर हैं, ये उनका कहना था। मैं पहले सिविल साइड ले रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा, फिर ईडी के ऊपर बात में आते हैं। 95% जो ये है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आया था वॉशिंग मशीन, कि जैसे ही कोई आदमी पार्टी बदलता है तो सब जो कूलिंग पीरियड चालू हो जाती है कि इसके मैटर को आप ठंडा कर दीजिए। और आपने देखा होगा, मैं क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं तो नाम लेना ठीक नहीं है, बट बहुत जगह ऐसा हुआ कि कूलिंग पीरियड चालू हो गया, उनके खिलाफ जो ईडी की केसेस थी वो ठंडी हो गई और कुछ चला नहीं, उसको ऐसे कर दिया गया। ये सारी चीज़ें एलेज की गई। तीसरा जो था वहाँ पे कि प्रोसेस एज ए पनिशमेंट, कि आप किसी को उठा के अंदर डाल दीजिए, वो कुछ दिन तक अंदर रहेगा और उसके बाद उससे जो करवाना है वो करवा लीजिए। ये हो गया आर्ग्यूमेंट जो सिविल सोसाइटीज या इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स, अब उनको क्या ब्रांडिंग मिलती है आजकल, क्या पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल वेंडेटा वाला हो गया। लेकिन ईडी वाला जो इशू है, अब ये मैंने अभी अभी आपको कहा कि 6000 में से 60 केसेस हुए, उसमें 94% कन्विक्शन रेट हुए। बट ये भी मानिए कि 60 में भी 94% कन्विक्शन रेट ईडी ने लिया है। तो मतलब जो भी केसेस फाइल हुए हैं उसमें सारी चीजें हैं। एक दूसरा, ईडी को जो अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, उनको कहते हैं कि जिसको चाहिए उठा के अंदर कर देते हैं। अंदर करने का मतलब ये नहीं है कि सेफगार्ड्स अवेलेबल नहीं है। जिसको भी वो लेके जाते हैं, जब कोर्ट में लेके जाते हैं तो रिमांड रिपोर्ट लेके जाते हैं, ईसीआईआर वो कोर्ट को दिखाते हैं, एक्यूज्ड को नहीं देते बट कोर्ट को दिखाते हैं। कोर्ट देखती है, वो केस डायरी देखती है, सारी चीजों को देखती है, फिर कोर्ट के ऊपर है उसको बेल देना या नहीं देना। कभी कभी एविडेंसेस इतने ओवरवेलमिंग है कि वो देखने के बाद कोर्ट उनको रिजेक्ट करती है। अब इसमें ईडी की गलती कहां से आ गई? अगर आप कहते हैं कि ईडी ऐसे कर गई या गवर्नमेंट ऐसे कर गई है, मैंने आपको बता दिया वो उनका केस है, ये इनका केस है, तो इसमें ईडी की गलती कहां से आ गई? तो ये एक चीज है जो इसमें आता है।
जुडिशियल सेफगार्ड ऑब्वियसली अवेलेबल है। मुझे लगता है कि ये डिबेट हमेशा चलता रहेगा, वो एक कहेंगे यहाँ से दूसरा होगा, बट आप एक एक चीज को ऑनेस्ट, एक जो मैं कहता हूँ, आपने सारी जजमेंट्स देखे हैं जिसमें भी बेल दिए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं। सारे जजमेंट्स में जब ईडी का आर्ग्यूमेंट आप देखते हैं, किसी भी जजमेंट को आप उठा लीजिए, जितने भी पॉलिटिशियंस का आपने नाम लिया है, जब जजमेंट्स में ईडी का आर्ग्यूमेंट आप देखिए, उसमें जो एविडेंसेस है वो बहुत ओवरवेलमिंग है कि कुछ ना कुछ तो है। अब जब कुछ ना कुछ है तो इन्वेस्टिगेशन होगा ही। ये कह सकते हैं कि ये भी आर्ग्यूमेंट था कि टाइमिंग जो है अरेस्ट करने का, वो टाइमिंग बड़ा गलत है। आप टाइमिंग के हिसाब से गए, बट ऑफेंस तो हुआ है। अब गवर्नमेंट उसको टाइमिंग के हिसाब से यूज करे या कैसे भी यूज करे, ऑफेंस तो हुआ है। तो इस पे अगर आप कहेंगे ऑनेस्ट टेक लेने के लिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ना कुछ तो है। जैसे बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं निकलेगा, तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी ना कहीं कुछ ना कुछ केस होगा। तो दो सवाल और हम लेते हैं इसमें बिफोर कि हम रैपिड फायर राउंड करें, और एक टिप्स कि भाई व्हाट इज टेक फॉर द व्यूअर्स, हमारी जो जनता इस एपिसोड को देख रही है पीएमएलए लॉ पे, जो काफ़ी चर्चित लॉ है। बिकॉज ठीक है, एक तरफ हम कह रहे हैं पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्हीं के तहत ये व्यापक चर्चा में भी रहता है। वैसे ये भी एक फैक्ट है कि मैं तो अक्सर टीवी चैनलों में मुझे ये सवाल लेना पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम जब 6000 केसेस की बात ECIR की आज हम बातें कर रहे हैं, तो मैंने जो मेरे पास जो डाटा उपलब्ध है उसमें तो मैंने देखा कि आउट ऑफ द टोटल केसेस विथ ईडी हार्डली 1% अगेंस्ट पॉलिटिशियन, बट शोर उसको लेकर के काफी होता है। तो व्यक्ति के सेफगार्ड्स आपने बता दिए, इन्फॉर्म्स के बता दिए, वुमेन्स के बता दिए, सिक्स के बता दिए, इनोसेंट बायर्स के बता दिए। व्हाट इज दिस safeguard for attachment of property under PMLA? प्रोविजनल अटैचमेंट सालों साल चलता है। आपने कहा भी कि ऐसा नहीं है उन्होंने अटैच कर दिया, लेकिन उनको जाना पड़ता है, कंफर्म कराना पड़ता है, एडुकेट कराना पड़ता है। बट मेरे अपने एक्सपीरियंसेज हैं कि भाई लिमिट तो 180 दिन की है जी, जिसके अंदर उनको कंफर्म करा जी, लेना, लेकिन वो नहीं करा, जी, फिर भी प्रॉपर्टी नहीं छूटती है। एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाइए तो कितनी फंक्शनल है आपको मुझसे बेहतर पता है, और वो फिर कहते हैं जी आप कोठी में जाइए वहीं सुनाइए, तो वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं है। सो ये केसेस तो फिर बरसों बरसों चलते हैं। तो आपका जो अनुभव है कि इस तरह के सिचुएशन में व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टेन्योर यू विटनेस्ड एज ए लॉयर जहाँ पे लेजिटिमेट बिजनेस एसेट्स फ्रोजन रहे, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग, और ऐसी हालत में उस परिवार का क्या होता है? हाउ द फैमिली इज अफेक्टेड? देखिए, अभी इसका कोई लॉन्गेस्ट पीरियड तो है नहीं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे अभी पिछले हफ्ते ही एक मैटर में ब्रीफ किया गया है जिसमें मुझे अपीयर होना है। 2017 में प्रॉपर्टी अटैच हुई है। ये रीडेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। किसी लैंडलॉर्ड ने डेवलपर को अपॉइंट किया, डेवलपर ने उसमें अपने पैसे डाले, सारी चीज़ें डाली, उसने रीडेवलपमेंट चालू किया। बाद में पता चला कि जो लैंडलॉर्ड है उसने प्रॉपर्टी कहीं से कुछ पैसे ला के किए थे जो टेंटेड था, और 2017 से वो प्रॉपर्टी अटैच है। डेवलपर इसमें कुछ पैसे डाल चुका है, सब्सटैंशियल अमाउंट डाल चुका है, थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट प्रॉपर्टी अटैच होकर पड़ी है सारी चीज़ें। अब 2017 से चल रहा है, हम 2025 में 26 में आ गए, तो समझिए कि 9 साल हो गए। अभी हमको पता नहीं कितने और साल जाएंगे, क्योंकि अभी ट्राइब्यूनल में मैटर है, ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, या लंबा सफ़र है। इस दौरान तो डेफिनेटली ये होता है कि आप किसी बिजनेस की प्रॉपर्टी, जैसे डेवलपर की प्रॉपर्टी की जो आप अटैच करते हैं, आप उसकी ब्लड लाइन को पकड़ लेते हैं, जो पंप करता है हार्ट को, ब्लड पंप करता है, उसको पकड़ लेते हैं। उसकी वजह से वो बिजनेस अल्टीमेटली कुछ सालों में तो ख़त्म हो जाता है। आप सैलरी नहीं पे कर सकते हैं, आप किसी को क्लीन टाइटल नहीं दे सकते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अटैचमेंट में ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो जाता है, जो मैंने आपको कहा कि हर एक के पास अपना अपना रेमेडी है कि इनोसेंट परचेजर है तो वो कोर्ट में जाए और अपनी बातों को कहे। बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि कोर्ट उसको कितने दिन में सुनेगा और चीज़ें होंगी।
तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, कोर्ट को देखना पड़ेगा कि कितने दिन में उसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि सेक्शन 5 में लिमिटेशन है कि आपको 180 दिन में देना है, सेक्शन 8 में है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में डिसाइड करना है। बट वंस यू रीच इन अपील इन ट्राइब्यूनल, फिर लिमिटेशन का कोई बात ही नहीं है, फिर वो जब होगा तब होगा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा तब कोई बात नहीं है, वो जब होगा तब होगा। तो कई केसेस ऐसे हैं जहाँ 10-10, 12-13 साल से मैटर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो डेफिनेटली इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो उनको टैकल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब जो दूसरा सवाल है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इन पीएमएलए इज रिवर्स्ड। द एक्यूज्ड मस्ट प्रूव दैट मनी इज नॉट प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम. So this is the opposite of normal criminal law. Is this constitutional? How do you defend someone when they have to prove a negative? देखिए, ये मिसकंसेप्शन है, मैं कहूँगा अंदर पीएमएलए कि वो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बहुत एब्सोल्यूट है। उसको हम कहते हैं इट्स एब्सोल्यूट कि आपको करना ही है। इनफैक्ट जब ईडी कोई भी एलिगेशन लगाती है तो पहले उसको फाउंडेशनल फैक्ट बताने पड़ते हैं। फाउंडेशनल फैक्ट क्या होता है? पहला, शेड्यूल्ड ऑफेंस कि एक प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ है, ये फाउंडेशनल फैक्ट है। आप जानते हैं, आप एक्यूज्ड हैं इसलिए आप ईसीआईआर में आए, तो आप जानते हैं फाउंडेशनल फैक्ट कि ये इसमें मैं एक्यूज्ड नहीं हो सकता, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। तो ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं हुआ मेरे ख्याल से, फाउंडेशनल फैक्ट में उनको बताना पड़ेगा। दूसरा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुआ वो उनको बताना पड़ेगा। तीसरा, प्राइमा फेसी लिंक, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और टेंटेड प्रॉपर्टी के बीच में जो है एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी, उसके बीच में उनको एक लिंक या नेक्सस दिखाना पड़ेगा ईडी को। जब ये फाउंडेशनल फैक्ट दिखाते हैं तब उसके बाद आपसे पूछा जाता है, तब आपको बताना है कि ये कैसे नहीं है। तो ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ इतना एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कोर्ट में गए और आपको कहा कि आप बताइए कि कैसे है, आप इसके ऑफेंस जो आपके खिलाफ है उसमें आप गिल्टी कैसे नहीं है। आपको दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी मैंने लेजिटिमेट तरीके से खरीदी है। आप आईटीआर्स दिखाइए, आप सोर्स ऑफ फंड्स दिखाइए। अब जब ये सारी चीज़ें आप दिखाते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। तो ये कहना कि ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है वो थोड़ा गलत हो जाता है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, बट एब्सोल्यूट नहीं है वो। पहले फाउंडेशनल फैक्ट, उसके बाद आप बताइए कि कैसे करना है उसको। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और लेकिन अगर हम डिराइव करें पूरे टॉक को अपने 50 मिनट के, तो ऐसा लगता है बड़ा सोच समझ के, बड़ी चर्चा के बाद, बड़ी एनालिसिस के बाद इस कानून को बनाया गया। और अब इस कानून को बने हुए भी और अमेंडमेंट्स आए हुए भी और केस चलते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो ऐसा लगता है दिस इज़ इन परफेक्ट शेप। लेकिन एक कहावत है कि जो क्राइम और क्रिमिनल होता है वो 100 साल आगे चलता है कानून से। तो अगर उस एस्पेक्ट में हम पीएमएलए को देखते हैं तो, और बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स, तो पीएमएलए का कानून कहीं मुझे जो दिखता है 10 साल पीछे है अभी। जिस हिसाब से क्राइम ने अपना तेवर बदल लिया, नेचर बदल लिया, हवाला ऑपरेटर, सेल कंपनीज, बेनामी ट्रांजैक्शन, सबसे आपने डील किया है। तो अभी तक का जो 2 क्वेश्चन है इस एस्पेक्ट का कि हाउ द न्यू ट्रेंड, साइबर क्राइम्स, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, कहाँ पीएमएलए खड़ा है। और दूसरा कि आपने सब तरह के केसेस किए, हवाला, सेल, बेनामी। व्हाट वाज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस, लास्ट एग्जांपल यू केम अक्रॉस, जहाँ पे आपको लगा कि ये तो कानून यहीं रह गया, वो हमारा जो क्रिमिनल है वो 100 साल आगे। जैसे कहते हैं ना कि एक चोर के पास 100 राजा की बुद्धि होती है तो शायद वो चोर बनता है। तो ये जो गैप है, और इसी में अगर हम बात करें तो फिर फॉर एन एग्जाम्पल विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी करके भाग गए। और जो बेचारा एक था छोटा चोर कह लीजिए या छोटा क्रिमिनल, वो यहाँ फंसा पड़ा है। प्रॉपर्टी 17 से 25 तक पड़ी है, इनोसेंट परचेजर था वो। तो इनके खिलाफ क्या टिथ है, क्या पावर है पीएमएस के पास, हु हैव ऑलरेडी लेफ्ट द कंट्रीज, एंड कैन वी गेट मनी बैक फ्रॉम देम? मैं आपके इस सवाल को कई इसमें डाइसेक्ट करता हूँ। जैसे आपने कहा कि कानून 10 साल पीछे है, मैं कहूँगा कानून 10 साल पीछे नहीं है, कानून बहुत सही तरीके से जा रहा है। प्रैक्टिकलिटी यस थोड़ी पीछे है, वो भी 10 साल पीछे नहीं है, थोड़ी पीछे है।
जैसे बिटकॉइन की आपने बात की, बिटकॉइन में डेफिनेटली बहुत स्कैम हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। बट 2023 में नोटिफिकेशन आया जिसमें बिटकॉइन को डील करने वाले जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनको रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया गया कि आप कहीं से भी किसी से भी डील करते हैं तो केवाईसी लीजिए, ये इन चीज़ों को लीजिए। तो ये दर्शाता है कि नोटिफिकेशन जब आया तो ये दर्शाता है कि कानून अपना काम कर रहा है। जैसे ही कोई नई चीज़ आती है वो अपने आप को वो डील कर लेते हैं। फिर दूसरा इशू जो आपने कहा कि जैसे इसी में फिर से ऐड कर दूं, एक ट्रैवल बैन इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे बिटकॉइन किसी एक्सचेंज को मिला और कहीं से आया, जैसे बाहर से भी आ रहा, विदेश से या यहाँ से बाहर जा रहा है, तो अब ये जरूरी हो गया बताना कि सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से थे, कहाँ से आ रहा है। इन सब चीज़ों को पूरी डिटेल में बताया जाता है। तो कानून अपना काम कर रहा है। फिर अभी आपने कुछ नाम लिए हैं कि ये लोग भाग गए और ये सब चीज़ें हुई हैं, बट लोग उसको एक जो कहते हैं कि अखबार में देखते हैं, पब्लिसिटी में देखते हैं, उस ढंग से देखते हैं कि ये लोग भाग गए। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि जैसे 18,000 करोड़ रुपए उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, तो उतने करोड़ रुपए की अटैचमेंट हुई है। विजय माल्या में ज़्यादा हुई है इनफैक्ट, उसने भी कहा और सोर्सेज भी कहते हैं। नीरव मोदी में कुछ कम हुई होगी, बट अटैचमेंट हुई है। बैंक्स को प्रॉपर्टी रेस्टोर हुई है, पैसे वसूल हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। तो अपना कानून काम कर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ जो गैप है, जो आपने गैप की बात कही, गैप जैसे प्राइवेट एक्सचेंजेस चलते हैं, प्राइवेट एक्सचेंज होता है, वो अपना खुद का बिटकॉइन का चलाते हैं, वो कहीं भी रिपोर्टिंग एंटिटी को नहीं बताते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, वो अपने समय पे उनके भी नोटिफिकेशंस आएंगे। जैसे जैसे वो लूप होल पकड़ेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो कानून अपना काम कर रहा है। कानून किसको कैसे पकड़ना है वो पकड़ रहा है। वेरी गुड। तो अब आज के इस पूरे एपिसोड में अगर मैं आपसे कहूं कि एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ पीएमएलए लॉ, प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है हमारे दर्शकों के लिए, हमारी जनता के लिए, कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो हमारे सीएस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनको 3 रेड फ्लैग्स अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जा रहे हैं तो 3 ऐसी मोटी बातें, 3 रेड फ्लैग्स नोइंगली और अननोइंगली जो उनको पीएमएलए के चक्कर में डाल सकते, आप क्या 3 सावधानियां उनको कहन रखना चाहेंगे? देखिए, एज फार एज बिजनेस मैन आर कंसर्न, मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। एक, उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, आप स्टार्टअप चालू करते हैं। जब स्टार्टअप चालू करते हैं तो बहुत जगह से पैसे आपको लेने हैं, बट जब आप पैसे लेते हैं तो अनअकाउंटेड बहुत समय स्टार्टअप्स में बेसिकली ये होता है कि लोग सिक्योरिटी नहीं क्रिएट करते हैं, उसको वैसे ही फंड ले लेते हैं, अपने अकाउंट में दिखा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पैसे कहाँ से आ गए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जिससे भी पैसे ले रहे हैं, पहले उसके बारे में जाने कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है, लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपने स्टार्टअप चालू किया, किसी ने आपको 10 लाख रुपया भेजा, आपने 50 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और अल्टीमेटली वो अटैच हो गया। अब सीएस जो करते हैं, सीएस को जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि वो बहुत समय क्या होता, अब वो रिपोर्टिंग एंटिटीज है, सीए भी नोटिफिकेशन के बाद, तो कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन उनको दिखता है तो उसको रिपोर्ट करें, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे सीएस क्या करते हैं, अपने ऑफिस को ही कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस अपने ऑफिस पे रजिस्टर कर देते हैं और कंपनी को कहते हैं काम करने के लिए। बहुत लोग नए कंपनी वाले कहते हैं कि हमारे पास ऑफिस नहीं, अपना ही ऑफिस दे दीजिए। बाद में पता चलता है कि ऐसी कंपनियां ही शेल कंपनीज थी जहाँ पे पैसे, इसको म्यूल अकाउंट्स, म्यूल कंपनीज, शेल कंपनीज कहते हैं, वो चलाती थी। तो सीएस इसमें फंस सकते हैं। वो रिपोर्टिंग एंटिटी है, उनको बताना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं, इनको उनको बहुत ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं करें। सेक्शन 50 का नोटिस अगर किसी को मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सेक्शन 50 का अगर नोटिस मिल जाए तो पहले तो किसी सिविल वकील को फ़ोन ना करें, और अपने परिवार में कोई वकील है तो उसको फ़ोन ना करें। उसको वो क्रिमिनल लॉयर को फ़ोन करें जो वाइट कॉलर क्राइम देखता हो, पीएमएलए देखता हो, पहला। दूसरा, वो अपने सारे अकाउंट्स को चेक करें एक बार, पूरे चीज़ों को निकालें, और ईडी ऑफिसर जब भी बुलाता है उसके पास सारे अकाउंट्स को लेके जाए और झूठ ना बोले। जो उनको बताया, उनको उनकी जानकारी में उसको वहाँ बताएं।
उसके पहले अपना एक ब्रीफ बना लें जिसमें वो अपने ट्रांजैक्शन को खुद को एक्सप्लेन करें, क्योंकि वहां जाने पे उनको बताना पड़ेगा कि ये क्या ट्रांजैक्शन थे। तो झूठ ना बोलें। और तीसरा मुझे लगता है कि ये ना करें कि वहां जाके ओवर एक्सप्लेनेशन देने लगे, कि जो पूछा भी नहीं गया उसको भी बताने लगे। वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ईडी ऑफिसर्स ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, वो और चीज़ें फिर निकालने लगते हैं, फिर वो आपका भी समय वेस्ट होगा, उनका भी होगा। तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस वक्त हमारा ये एपिसोड बहुत सारे यंग लॉयर्स देख रहे हैं जो पीएमएलए प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं। इट्स ए गुड प्रैक्टिस एरिया, इमर्जिंग प्रैक्टिस एरिया। व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? और क्या दे शुड स्पेशलाइज इन दिस, और इज इट टू रिस्की प्रैक्टिस एरिया? PMLA in that sense is not too risky practice, but as a general practitioner, मैं PMLA, देखिए PMLA is one form of criminal practice, अगर criminal करना चाहते हैं तो, और other form of attachment और जो income tax वाले करते हैं उस हिसाब से, it's one can specialize in this, but before entering into this practice मुझे लगता है एक फाइनेंशियल ज्ञान ले लेना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे पढ़नी चाहिए, ट्रांजैक्शंस कैसे डिसिफर करने चाहिए, जिसको फॉरेंसिक एनालिसिस करने का एक तरीका आना चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो वैसा करें तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है PMLA, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा हम एक फेज से निकल के, इंडिया एक फेज से निकल के जहां ट्रांजैक्शन को कभी भी वाइट नहीं किया जाता था, अब उस फेज में आ गए हैं जहां हर चीज़ UPI से चल रही है। तो जब हम एक फेज से निकल के दूसरे फेज में जा रहे हैं तो यहाँ पे ये इश्यूज क्रिएट होंगे, जहाँ PMLA के केसेस होंगे, केसेस बढ़ेंगे, तो लोगों को लेना चाहिए ये यंग लॉयर्स को। अब हम कुछ एकदम क्विक वाला सवाल ले लेते हैं, 4-5, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन के साथ इसको, आज के एपिसोड को विराम देंगे। मोस्ट ओवर यूज सेक्शन ऑफ PMLA? सेक्शन 50। टफेस्ट PMLA जज यू हैव अपीयर्ड बिफोर? नन। सेशन कोर्ट में कुछ थे, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं। वन PMLA केस दैट केप्ट यू अवेक होल नाइट? जो मैंने कहा, आई विल नॉट नेम इट, बट जहाँ एक प्राइवेट कंप्लेनेंट ने किसी कॉर्पोरेट के ऊपर कर दिया था। ED ऑफिसर, आर दे इंटिमिडेटिंग और दे आर प्रोफेशनल इन योर एक्सपीरियंस? इंटिमिडेटिंग। Completion of, okay, there is something we don't want to reveal, so this question, so I'm just skipping it. What is the success rate in PMLA case? Honest percentage. Can't सरकार तो कह रही है, जब ट्रायल ही 60 मैटर्स में हुए और उन 60 में मैं अपियर नहीं हुआ, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि सक्सेस रेट क्या है। ईडी के लिए तो वो कह रहे हैं 96% सक्सेस रेट है। अभी ईडी उस स्टेज पे है जहां बेल और इन सभी चीजों की हो गई, तो सक्सेस रेट तो ज्यादा ही है। if not a lawyer, what would Akhilesh Dubey would be doing? राइटिंग ए बुक। Very good. Final question. Our channel 4C Supreme Law has 1,25,000 subscribers as on date. It's watched by lawyers, students, people facing legal issue. मैं इसका होस्ट और कानूनी दोस्त हूँ, और इसके जरिए हम PMLA एजुकेशन को जनता तक, लॉयर्स तक, यंग लॉयर्स तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आपका मैसेज क्या है इस चैनल के थ्रू टू द यंग एडवोकेट्स who wants to enter this field? There is no substitute to hard work. Good. Final advice to our viewers about protecting themselves in this age of aggressive financial enforcement. You just now said we are moving to where everything is now. हवाला ऑपरेटर्स को रिपोर्टिंग एंटिटी बनाने की बात हो रही है कानूनी तरफ। So what is your one practical advice for the viewers? Take advice from professionals, not YouTube. Very good. तो डॉक्टर क्योंकि साहब, आजकल सारी चीजें तो YouTube पे अवेलेबल है, लोग देख लेते हैं कि ऐसा ऐसा है। अब आप बीमारी कोई भी निकालिए, गूगल कैंसर ही बताएगा। तो एक एडवाइस मैं भी एडवोकेट्स को दे दूं कि अब क्लाइंट आए तो उनसे पूछ लें कि अगर आप यूट्यूब और गूगल देख के आए हैं तो वो सवाल ना पूछे, तो नहीं तो फीस डबल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद आपका। आप मुंबई से समय निकाल के यहाँ तक आए और आज PMLA जैसे एक कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड और हाईली टेक्निकल विषय पे आपने हमारे दर्शकों के साथ आज अपनी बात, अपना अनुभव साझा किया, यंग लॉयर्स को इनकरेज किया, उनको आपने इंस्पायर्ड किया। आप और अच्छा काम करें, आप
और किताबें पीएमएलए पे लिखें एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन बोथ द स्फीयर। आपने कहा कि अगर अखिलेश दुबे एडवोकेट ना होते तो किताब लिखते। मैं तो चाहूँगा कि अब अखिलेश दुबे जी राइटर भी बहुत बड़े बने और वकील तो बड़े हैं। Thank you धन्यवाद। so much. It's my privilege to be here. Thank you Thank so much.